ठीक है, देखो क्या है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशंस डाल दो हेडिंग, डिफ्रेंसिएशंस को कैसे डील करते हैं। जैसे मान के चलो कभी किसी का ग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तुम्हें पता है एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जनरली डिफ्रेंसिएशन करता है क्या, डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू जो होती है वो चेंज देता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल, चेंज वाई में कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे सपोज दैट अभी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, कल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर, यही तो होता है। तो V और R का चेंज, V वर्सेस R का चेंज क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कि नहीं। तो ग्राफ V मतलब पोटेंशियल वर्सेस R का, R ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, R क्या है एक तरह का पोजीशन वेक्टर है, और V क्या है, पोटेंशियल है। अब V वर्सेस R का ग्राफ मुझे मान के चलो दिया हुआ है किस तरीके से, सपोज इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। तो V वर्सेस R का ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं जो किसी पॉइंट पे, सपोज दैट पॉइंट ए था, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज कितना है यहाँ पे, सपोज दैट R1 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज क्या है यहाँ पे, V1 है। थोड़ा सा ग्राफ शिफ्ट हुआ, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। कैसे पता चला, स्लोप इसका क्या है, ध्यान से देखोगे स्लोप इसका क्या है, बढ़ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, स्लोप जो है इंक्रीजिंग है। अब एक पॉइंट बी ले लिया, इस पॉइंट पे ये वैल्यूज क्या हो गया, R2 हो गया, और ये क्या हो गया, V2 हो गया। तो V वर्सेस R यानी कि पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन वेक्टर में कुछ नहीं करना है। करना है क्या है, अगर इसका मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है, चेंज निकालना है, तो चेंज क्या हो गया, मैंने क्या बोला, सो सिंपल क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन चेंज इन क्या करना है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सिंपल। तो क्या कर रहे हो, ऊपर में देखोगे वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यही वैल्यूज है। तो सिंपल जो है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर कर दोगे, V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1, तो इससे क्या होगा ना, इसका स्लोप आ जाएगा। ध्यान से देखोगे ये क्या कर रहे हो, ये स्लोप ही तो है, स्लोप ऑफ V वर्सेस R का। किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी दो पॉइंट को पिक करेंगे, उसके क्रॉस पॉइंट देख लेंगे चेंज कितना हो रहा है, और चेंज अगर पता चल गया तो वही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा V वर्सेस R का। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया। अब स्लोप को देखना पड़ेगा, स्लोप डायरेक्टली कभी कभी मैथमेटिक्स से क्या लिखते हैं, स्लोप को डायरेक्टली क्या लिखते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जैसे मान के चलो स्लोप इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा हो गया। अब टेन थीटा की वैल्यूज ध्यान से देखोगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान के चलो दिया हुआ है मेरे को, यहाँ समझो इस तरीके से कोई x और y दे रखा है, अगर इसमें कोई वैल्यूज दिया हुआ है, 0 से लेके a है, ये b है, ये c है, ये d है। 0 से a वाला पॉइंट में देखोगे जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y क्या हो रहा है, क्योंकि स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो कंफर्म बात है एंगल जो है थीटा किस में लाई करेगा, एक्यूट में। तो एक्यूट में टेन थीटा की वैल्यूज क्या होता है, पॉजिटिव। एक्यूट में वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। टेन की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो ये हो गया। इसमें देखोगे तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो रहा है,
क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा। थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस में क्या होगा, टेन थीटा निगेटिव। सिंपल दिख भी रहा है तुम्हें। तो जैसे इसके लिए बताओ, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, वाई की वैल्यूज क्या हो रही है, निगेटिव से। पहले एक्स यहाँ था तो वाई की वैल्यूज ये था, अब एक्स थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो वाई की वैल्यू और इंक्रीज कर रहा है, एक्स थोड़ा और इंक्रीज किया तो निगेटिव से किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नहीं। इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। इस केस में देखोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए निगेटिव। तो टेन थीटा किस किस के लिए पॉजिटिव है, टेन थीटा जनरली, टेन थीटा की क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप किसके लिए आया पॉजिटिव, पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, याद रखोगे। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी देख दिया है तो क्या लिखोगे, उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब स्लोप निकालना आ गया किसी लाइन का तो तुम इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। डिफ्रेंशिएशन करने का दो प्रोसेस है, एक तो तुम जो ग्राफिकली करते हो, जैसे मान के चलो ग्राफिकली हमें किसी का एक्सप्रेशन पता चल जाए। ग्राफिकली पता करने का मतलब क्या है, कितने तरह का ग्राफ्स होते हैं। जैसे जैसे पहला होता है, ग्राफ के बारे में बात करें तो पहला किसका होता है, लीनियर का। पहला कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट। ये क्या है, वाई वर्सेस एक्स का क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। उसके बाद क्या आता है बताओ, लीनियर आता है, लीनियर आता है ना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे भी y भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे x बढ़ने के साथ y का बढ़ना क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे x y के साथ, अच्छा लीनियर में दो बनता है। लीनियर के लिए दो ध्यान से देखोगे, ये लीनियर, लीनियर फंक्शन है y, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। कभी कभी लीनियर में क्या देखते होगे, एक बार क्या होता है y वर्सेस x में, एक बार तो वो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होता है, जैसे ओम्स लॉ पढ़ा होगा, v वर्सेस i डायरेक्टली पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो ये पासिंग ऑरिजिन से हो रहा है। एक क्या होगा, ये कुछ स्लोप लेके जाएगा। स्लोप लेके मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका y एक्सिस के साथ कट कितना है, इस लाइंस का y एक्सिस पे कितने पे कट कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कट विद y एक्सिस क्या है, 0। इसी को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इसी को कहते हैं। कट विद y एक्सिस क्या है, 0 है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस ग्राफ को, तो इसमें कट विद y एक्सिस क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यूज है। ये मान लेते हैं c ले लेते हैं। बाकी ये भी किस तरीके से हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये इस दोनों ग्राफ में क्या है, ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है। तो जब भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो ध्यान से क्या देखना है, इसका लीनियर फंक्शन का जो इक्वेशंस बनेगा y इक्वल टू क्या बनेगा, mx प्लस सी। अब जैसे कोई मेरे को इसका पूछे तो c की वैल्यू जिसके लिए क्या हो जाएगा, 0, तो y इक्वल टू डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx। अब m फाइंड आउट कर लेंगे, m कैसे फाइंड कर लेंगे, टेन थीटा से। थीटा तो यहाँ पे क्या है, थीटा टेन थीटा तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना, वो तो डिपेंड करेगा एंगल कितना है। अगर 45 डिग्री 1 है तो डायरेक्ट y इक्वल टू एक्स, अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो और वैल्यूज राइज करेगा, ठीक है। बट इस केस में क्या लिखोगे, c की वैल्यूज कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मान के चलो इंटरसेप्ट 2 दिया हुआ है, ये मुझे 45 डिग्री पे दिया हो, तो क्या आ जाएगा इक्वेशंस बता दो, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू कितना होगा, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये x प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, मान के चलो 2 ले लेते हैं, इस पॉइंट को 2 ले लेते हैं, 2,0, 0,2। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। या तो तुम्हें कॉन्स्टेंट का देगा, या फिर क्या देगा, लीनियर फंक्शन का देगा, या फिर क्या दे सकता है बताओ, एक क्वाड्रेटिक पूछ देता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टर्म में होगा, y वर्सेस x का। क्वाड में क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू किसका फंक्शन हो जाएगा,
वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन होगा या कि नहीं होगा? एक्स की वैल्यूज बढ़ाओगे तो उसके वैल्यूज क्या होगा, धीरे धीरे फास्टली बढ़ेगा। जैसे 0 1 के बीच में बढ़ाओगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे फास्टली इंक्रीज करता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसके अलावा भी क्यूबिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक बहुत सारे ग्राफ आएंगे, क्यूबिक आएंगे, टू द पावर 4 आएंगे, 5 आएंगे, बट उसको स्टडी करने की नीड नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कर क्या रहे हैं। ये ग्राफ से डायरेक्ट अगर हमें रिजल्ट करना है किसका, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का, तो हम कैसे करते हैं इसको ध्यान से अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। ये इक्वेशंस किसका हो गया, कांस्टेंट का। इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखोगे, जो वैल्यूज होगा c है तो y इक्वल टू सी कांस्टेंट। इसका इक्वेशन भी लिख लिए, इसका भी इक्वेशन लिखिए, इसका भी इक्वेशन लिख लिए। अब क्या करना है, डायरेक्टली अगर इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है तो डिफ्रेंसिएशन में क्या देखते हो, ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, एक फॉर्मूला देखा होगा तुमने डिफ्रेंसिएशन का, क्या होता है, x टू द पावर n डी, मान के चलो y इक्वल टू एक्स एन हमें दिया हुआ है, x टू द पावर n, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे ना। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए क्या करें, डी एक्स एन बाई डी एक्स कर दिया, यही तो y है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो, n -1। तो क्या देख रहे हो, डिफ्रेंसिएशन में पावर क्या हो रहा है, इन डिफ्रेंसिएशन पावर क्या हो रहा है, इन डिफ्रेंसिएशन पावर डिक्रीज हो रहा है। पहले पावर कितना था n, अब कितना हो गया n-1। लेकिन यही इंटीग्रेशन में अगर करते तो y इक्वल टू एक्स एन है, तो यहाँ पे क्या करते, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स करते तो पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जनरल फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, कैसे होता है, एक्स टू दी पावर क्या होता है, बोलो कहाँ तुम्हें याद है फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला नहीं याद है ये, तो फिर क्या डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला भी याद नहीं है तुम्हें। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का क्या होता है, अरे इसमें मल्टीप्लाई में आता है तो इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, जिसमें पावर क्या हुआ, पावर इंक्रीज किया कि नहीं किया, और नीचे जिस फैक्टर से ऊपर इंक्रीज किया उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। इस बेसिक फॉर्मूला को तुम सबको याद रखा करो, समझ में आया ये। तो अलजेब्रिक फंक्शन का इस तरीके से। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो मुझे सपोज दैट दिया हुआ है, जैसे मान के चलो ये दिया हुआ, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको मान के चलो डिफ्रेंसिएशन करना है, इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन से क्या होगा बताओ, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, पावर कम हो जाता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या विद रिस्पेक्ट टू, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0। अगर मुझे कोई पूछे डी वाई बाई डी एक्स बता दो, वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या आएगा रिजल्ट, इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिखोगे। y की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ है, सपोज c है, c डी एक्स है, c कांस्टेंट है, तो c के साथ नहीं कुछ है तो क्या है, x टू द पावर 0 तो है ना, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो c के साथ हम एक ज्यूम कर लेंगे x टू द पावर 0 वैल्यूज है, तो क्या होगा, c को बाहर कर दोगे, x टू द पावर 0 को क्या लिखोगे, x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, cx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर आ गया, x टू द पावर 0 को सॉल्व करोगे किस फॉर्मूले पे, x टू द पावर n पे, तो क्या हो जाएगा xn + 1 अपॉन n + 1, तो क्या हो जाएगा, cx वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल। उसी तरीके से तो इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आ गया, इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ गया। तो देख क्या रहे हो, ये cx जो वैल्यूज है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है कि नहीं है। अगर cx को ड्रॉ करोगे तो इसी तरीके से लीनियर आएगा। तो क्या देख रहे हो, जब भी कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लीनियर फंक्शन आएगा। क्यों आता है, क्योंकि पावर इंक्रीज हो रहा है, एक्स टू द पावर 0 पावर था, यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर 0 पावर है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1 पावर। इसको फिर से अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैसे, ध्यान से देख लो। इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, सी एक्स डी एक्स लिखते, तभी तो वाई इक्वल टू मान लेते हैं सी एक्स है, तो सी एक्स डी एक्स लिखते हैं, तो क्या है, सी को कांस्टेंट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स,
एक्स टू द पावर 1 तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है, समझ में ना। इसी तरीके से उसको भी करोगे तो क्या हो जाएगा, होता जाएगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग, वो क्यूबिक बनता जाएगा। तो सिंपल क्या हो रहा है, अलजेब्रिक में सिंपल दो फॉर्मूला याद रखोगे तो पावर इंक्रीज होता रहेगा। अब इसी में अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे कि नहीं करोगे। तो ग्राफिकल कंसेप्ट अच्छी तरीके से होना चाहिए। क्वाड का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या आ जाएगा, लीनियर। लीनियर का डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। बस इतना ज़रूरत है फिजिक्स के लिए, इतना ही ज़रूरत है फिजिक्स के लिए, इतनी ही नीड है फिजिक्स के लिए। आगे मैथमेटिक्स में पढ़ते रहोगे बट इतना ही नीड है फिजिक्स के लिए। तो इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज करता है, बेसिक फॉर्मूला याद रखोगे, और डिफ्रेंशिएशन में पावर डिक्रीज करता है। अब इसके अलावा जो है, अगर ये तुम ग्राफिकली पता चल गया तो ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, तो अब देखो कुछ फंक्शन का जैसे करके देखते हैं कैसे होता है। अब इसी में आता है, सो मान के चलो y फंक्शन है x का, मेरे को दिया हुआ है। जैसे कोई एग्जांपल्स लेते हैं, y इक्वल टू क्या दे रखा है 2x स्क्वायर, और मेरे को कह रहा है इस y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान से देखना, y किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि y तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, और मुझे डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यानी कि इसका मतलब y इनडायरेक्टली फंक्शन किसका है, t का। हो सकता है x जो होगा t का फंक्शन होगा, अभी मेरे को पिक्चर्स में दिख रहा है, तो y फंक्शन ऑफ x है। हो सकता है इसके साथ ये भी हो सकता है x फंक्शन किसका हो सकता है, t का। y x का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, तो y t का फंक्शन होगा कि नहीं होगा। इस कंक्लूजन से हम क्या लिख सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ t। क्लियर है। तो अब मान के चलो इसको हमें करना है, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x स्क्वायर को सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करें, इसका क्या निकालना है, dy बाई डी टी। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है y किसका फंक्शन है, 2x x का। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y फंक्शन है x का, y फंक्शन है। अब x फंक्शन किसका है, तो हम क्या करेंगे, इंटू dx बाई dt। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे एक क्वेश्चन दिया था जिसमें y इक्वल टू 2x स्क्वायर था, और हमसे पूछ कह रहा था dy बाई dt निकालने के लिए। तो इससे डायरेक्टली तो अंडरस्टूड नहीं है, बट इनडायरेक्टली क्या है, सो y अगर फंक्शन x का है तो कंफर्म बात है x भी फंक्शन किसका होगा, t का होगा, तभी तो ये पूछा है उसने। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर डी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब इसको सॉल्व कर दोगे, यहाँ पे क्या होगा, d की इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या वैल्यू लोगे। अब जो है एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, ये सिंपल क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी ही रहेगा, क्योंकि मुझे तो t के रेस्पेक्ट में दिया नहीं है फंक्शन। तो ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 2 जा 4x, यही हो जाएगा ना, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 2 माइनस 1, 4x हो गया, और ये साथ में क्या आएगा, आएगा ही आएगा डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। इस तरीके से चेन रूल को करते हैं। अब देखो कैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अभी जो है 12th पढ़ोगे उसमें AC वगैरह जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी यूज होता है। जैसे मान के चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा तुम्हें y इक्वल टू दे रखा है a साइन ओमेगा t प्लस थीटा दे रखा है, सपोज ये दे रखा है। तो साइन के साथ क्या आता है, साइन के साथ थीटा आता है, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। कैसे, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल्स है ऐसे जा रहा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, एंगुलर ही चेंज होगा ना। ये देखो थीटा का चेंज हुआ, तो थीटा चेंज हुआ, बट ये किसके अकॉर्डिंग, ओमेगा से सपोज है रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा इंटू टी लिखता है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, एंगुलर, बोलो एंगुलर क्या है, ये
वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। तो ये सिंपल क्या है, एक तरह से एंगल ही दिया हुआ है ना मुझे, ये तो एंगल ही दिया हुआ है ना, तो एंगल प्लस थीटा। बट इसमें क्या दिख रहा है, ये एंगल किसका फंक्शन है, टी का। तो मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी के रेस्पेक्ट में। तो अगर मुझे इसको डी वाई बाई डी टी करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी टी करना है तो ए को कांस्टेंट रखेंगे। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंस, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी हमने किसका किया, सिर्फ साइन फंक्शन का किया है। अब साइन के अंदर में भी तो एक फंक्शन है ना, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दिख रहा है तुम्हें, ये आर्ग्यूमेंट, उसको क्या करेगा, फिर से एक बार क्या करेगा, डी टी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने साइन का किया, ये तो कांस्टेंट था, इसको रख लिया, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, ए को तो कांस्टेंट ले लिया। साइन का डिफ्रेंसिएशन हमने क्या किया, साइन का मुझे पता था कॉस, बट अगर साइन थीटा होता तो डायरेक्टली आंसर कॉस थीटा हो जाता। बट यहाँ पता चला थीटा भी फंक्शन किसका है, टी का है। अभी तो हमने साइन का किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब यहाँ पे देखा मेरे को ये जो फंक्शन दिखा, अलजेब्रिक फंक्शन देखा, तो फिर से डी वाई बाई डी टी ओमेगा टी प्लस थीटा कर दिया। जैसे ही इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा ही रहना है, ये क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी। थीटा तो कांस्टेंट है, तो थीटा का कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो। इसका क्या होगा, ओमेगा, टी टू द पावर 1 है तो टी टू द पावर कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। टी 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 लगाओगे ना इस पर, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1। ये तो हो गया ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने का तरीका है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे तुमको, वो सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो जब भी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करना है उसमें ध्यान से रखना। अब जैसे इंटीग्रेशन, इसी फंक्शन का अगर मुझे इंटीग्रेशन पूछ देता, इंटीग्रेशन करना कैसे है, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सिंपल, जैसे मान के चलो तुम्हें दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन 2x प्लस 5 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो मुझे तो दिख रहा है ये किसका फंक्शन है, x का, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, a कॉस 2x प्लस 5, साथ में क्या लिखेंगे, हाँ डी वाई डी एक्स, 2x का कितना हो जाएगा 2, और 5 तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। बट अगर इसका इंटीग्रेशन पूछता है तो क्या करते, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो a साइन 2x प्लस 5 लिखते कि नहीं लिखते। अब a की वैल्यू तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसको बेसिक्स फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा ना तुमको। साइन का तुम बोले तो डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो फॉर्मूला कब करोगे, उसको तो 2 मिनट लगेगा करने में। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x प्लस 5। माइनस कॉस 2x प्लस 5 में जो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते थे मल्टीप्लाई के साथ, वो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या किए रे, बोलो ना, डिवाइड कर दिए। तो ये जिसको, ये तो बेसिक फॉर्मूला रहेगा, साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ये तो पता करना होगा। साइन माइनस कॉस और डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 कर दिए, समझ में आ रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन का बेसिक आइडिया है, तो इसको यूज करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे कभी मान के चलो साइन स्क्वायर दे देगा, इस फंक्शन में क्या कर दिया, साइन स्क्वायर दे दिया, तो साइन स्क्वायर को हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी कभी साइन स्क्वायर y फंक्शन ऑफ साइन स्क्वायर आ जाए, यानी कि ये जो है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर क्या आ जाएगा, पावर जब आ जाए 2, तो डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो 2 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। पहले क्या करना है, इस पावर को किस में चेंज करना पड़ेगा, फैक्टर 1 में। अभी इसका पावर कितना है, 1 ही है ना, ये तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में चेंज कर लेंगे,
आर्गुमेंट में चेंज कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई पूछेगा साइन 2 थीटा का बताओ इंटीग्रेशन, तो क्या कहोगे, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, इसको एक बार फिर से करोगे डी वाई डी थीटा, और साथ में क्या होगा 2 थीटा, डी वाई डी थीटा 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिफ्रेंसिएशन, और ये याद रखना है, यहाँ पे पावर को जनरली हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को सिंपल समझने का मीनिंग यही है। तो जब भी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो ध्यान देना है कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है या फिर अलजेब्रिक फंक्शन आता है। बेसिक फार्मूला जो एक्स टू द पावर n का या साइन कॉस का, एटलीस्ट उसको तो याद रखोगे, और चैन रूल को याद रखोगे, चैन रूल में जो लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सेकेंड टॉपिक बात करते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो है, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ डील किए थे, पैरेललोग्राम लॉ आता है तुम्हें लगाने, बताओ क्या होता है। अगर दो वेक्टर को ऐड करना है मुझे, मान के चलो अभी दे देगा, एक फोर्स इधर है F1 वेक्टर और इधर फोर्स F2 वेक्टर है, सपोज दैट दे दिया, इसके बीच एंगल दिया हुआ है थीटा, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एफ नेट का लगा दोगे क्या, बट इससे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। इसका एंगल कैसे निकालोगे, टेन अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल मुझे चाहिए, कैसे निकालोगे, हाँ कैसे निकालते हैं, मान के चलो अल्फा इसके साथ लिया तो कैसे निकालेंगे, हाँ, तो सामने वाले का साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, यही आ जाएगा ना, ये आता है। बट ये किसके लिए वैलिड है, 2 के लिए कर सकते हो, 3 के लिए कर सकते हो, बट मोर देन 2 3 4 5 आ जाएगा तो फिर कैसे एंडर करेंगे वो अभी देखोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट में मान के चलो कोई मल्टीपल चार्ज सिस्टम आ गया। मल्टीपल चार्ज सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे। जैसे मान के चलो ये आ गया, यहाँ पे तुम्हें एक चार्ज पार्टिकल्स दिया हुआ है क्यू, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स 4Q दे रखा है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स -2Q दे रखा है, और तुम्हें पूछ रहा है तो नेट चार्ज कहाँ पे निकालना है, 1 2 3, नेट चार्ज यहाँ पे भी रख लो एक, मान के चलो यहाँ पे -Q दे रखा है, और ये हो गया 0.4। और तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड नेट फोर्स एट 1, ये पूछ रहे हैं। 1 पे निकालना है नेट फोर्स, किसकी वजह से, 1 2 3 की वजह से आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मुझे इस क्वेश्चंस में ये डिस्टेंस भी दिया रहेगा क्वेश्चंस में, सपोज दैट ये क्या दे रखेगा, -a,0,0 दे रखा है, ये डिस्टेंस क्या होगा, a,0,0 लेते हैं, ये तो ऑरिजिन ही है, ये डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ सर्टेन दे रखा होगा, सपोज दैट ले लेते हैं इसको 0,a,0 लेते हैं, सब इक्वल डिस्टेंस पे है सपोज दैट। तो अगर मुझे निकालना है इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस पे तो एक मेथड क्या है, डिफरेंट टाइप का पैरेललोग्राम लगा दो, पहले 2 का सॉल्व कर लो, फिर इस 2 का सॉल्व कर लो, फिर इस 2 का सॉल्व कर लो, फिर क्या करोगे, नेट रिजल्टेंट निकाल लो। एक क्या है, इस पॉइंट पे निकालना है हमें नेट फोर्स, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखो, फोर्स ऑन 1/3, इसका क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1/3, तो 1 पे 3 की वजह से किधर आएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन वाला डायरेक्शन किधर होगा, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेंगे, रिपल्सन वाला डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, फोर्स ऑन 1/3, समझ में आ रहा है ना। इसके वजह से क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फोर्स ऑन 1/4, ये इधर आ गया। इसके वजह से क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा, ये भी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 1/2। तो
तो इसमें क्या देख रहे हो, एक फोर्स तो अलोंग द किसके एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग, और दो फोर्स को ही इधर है। अब इस दो फोर्स का अगर कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कंपोनेंट मतलब वेक्टर रिजोल्यूशन से, तो इस वेक्टर F13 और F14 का y कंपोनेंट कितना है और x कंपोनेंट कितना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में एंगल देखना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल कितना है, तो मान के चलो क्वेश्चन में अगर ये एंगल मेंशन है, इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एंगल से ये एंगल पता चल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा F14 cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा F14 sin थीटा। यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसका भी अगर किसी तरह से एंगल निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, मान के चलो ये एंगल मेंशन है थीटा, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस इधर क्या कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा F13 साइन थीटा, इधर 90 माइनस थीटा होता है, उधर कौन सा कंपोनेंट आता है थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा बन जाएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा F13 कॉस थीटा, F13 कॉस थीटा, यही आ जाएगा। अब देखोगे यहाँ से करोगे तो समेशन Fx इक्वल टू कितना आ जाएगा, F के अलोंग कितने तरह का फोर्स है, दो तरह का, F13 कॉस थीटा प्लस क्या है F14 कॉस थीटा, यही दो है। समेशन ऑफ एफ वाई कितना आ रहा है बताओ, वाई में तो एक F14 साइन थीटा आया, और एक क्या आ रहा है, एक तो -2 की और क्यू की वजह से भी तो एक फोर्स आ रहा है जो इधर लग रहा है, F/1/2 लग रहा है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये क्या हो जाएगा F1,2 ये हो जाएगा। अब सिंपल स्प्लिट कर लिए तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, ये x के अलोंग फोर्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आई कैप। ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस आई कैप। ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में है, अब F14 साइन थीटा प्लस F12 कॉस थीटा, F12 लिख दिए। अब अगर मान के चलो इस दोनों को हम ऑलरेडी, अब एक ऐसा सिस्टम सोच लोगे, तो पॉजिटिव साइड को हमने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव साइड को नेगेटिव लेना है, तो इधर तो कोई नेगेटिव फोर्स है नहीं, इसमें दोनों कंपोनेंट क्या है, इधर कोई पॉजिटिव नहीं है, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव, इसमें क्या होगा दोनों में नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। यहाँ पे आई माइनस आई लगाने की कोई नीड नहीं पड़ेगा। बट वाई एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो दो फोर्स ऊपर आ रहा है, एक फोर्स ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है F13 साइन थीटा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसका करोगे तो क्या आ जाएगा -F14 साइन थीटा माइनस F1,2। समझ में आया कि नहीं है? F13 साइन थीटा ऊपर की तरफ है, दो फोर्स नीचे है तो काउंटर नहीं करेगा, तो इसको किसके क्या लिखोगे, इसको जे कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये किसके अलोंग आ जाएगा नेट, जे कैप के अलोंग। तो हमें दो आ गया, एक Fx एक Fy। अब Fx और Fy इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर cos थीटा दिया रहेगा तो वैल्यू एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये F13 F14 cos थीटा आ जाएगा। अगर इसका F नेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल रूट अंडर क्या करोगे Fx का स्क्वायर प्लस 2Fxy cos थीटा आता है, बट वो 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वहाँ से F नेट डायरेक्ट निकाल लेंगे। और अगर एंगल निकालना है जैसे tan अल्फा निकालते हो, तो tan अल्फा में इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या Fy अपॉन Fx कर दोगे डायरेक्टली, तो Fy अपॉन ये आता कहाँ से, वहीं से आता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा से ही आता है, बट डायरेक्टली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्प्लिटिंग मेथड या वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड तब अप्लीकेबल है जब क्या हो, मोर देन 2 3 4 हो। जैसे क्वेश्चंस आता है, जैसे तुम्हें दे देगा कभी क्वेश्चंस हो किसी उसके द्वारा निकालो, जैसे क्वेश्चन तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा, तो मान के चलो कोई स्क्वायर दे रखा है, इस पर मान के चलो प्लस क्यू दे रखा है, इस पर +2 क्यू दे रखा है, इस पर +3 क्यू दे रखा है, इस पर +4 क्यू दे रखा है, और ए है, तो मैं बोलेगा फाइंड नेट फोर्स ऑन 3Q, यही पूछ दिया, तो क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से दिखाओगे तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसकी वजह से ये इधर आ जाएगा। तो मैं एक ही को स्प्लिट करना पड़ेगा ना, एक ही को स्प्लिट, इसको करोगे स्प्लिट, इसको इधर कंपोनेंट ले लोगे, समझ में। या मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इसको, अब जरूरी है यहाँ पे अगर किसी ने स्प्लिटिंग मेथड लगा दिया तो उसका भी आंसर आ जाएगा, किसी ने वेक्टर मेथड लगा दिया। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखोगे, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, ये डायरेक्टली तो लिख दोगे ना इसको, क्या एफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इससे डायरेक्ट एफ नेट आ जाएगा कि नहीं। और देखो जो इस दोनों का एफ नेट आया, मान के चलो 1 है ये 2 है, उस 1 2 डायरेक्टली इस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है 45 डिग्री पे। अब इसमें स्प्लिटिंग मेथड ज़्यादा यूजफुल नहीं हुआ, तो तुम्हें देखना पड़ेगा सिस्टम में जाके तो कौन सा मेथड इजीली हम अप्लीकेबल कर सकते हैं जिससे आंसर इन शॉर्ट आ जाए। अब यहाँ पे तो था 3-4 फोर्स, लेकिन अगर स्प्लिटिंग कॉस थीटा साइन थीटा करते तो थोड़ा टाइम लगता, बट इसमें क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट निकाले और इसी पे लाई कर गया, तो फिर से पैरेललोग्राम लगाने की तो नीड नहीं पड़ी ना, इसलिए यहाँ पे वो मेथड ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, या डायरेक्टली एक टाइम में आंसर दे दिया। समझ में आ रहा ना। तो ध्यान से क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन सा मेथड हम लगा रहे हैं, कौन सा मेथड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर एडिशन का दोनों तुम्हें पता होना चाहिए, कौन कौन सा, एक वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड और एक कौन सा डायरेक्ट पैरेललोग्राम वाला, दोनों पता होना चाहिए। इसके अलावा एक तुमने डॉट एंड क्रॉस पढ़ा है, डॉट एंड क्रॉस, तो डॉट एंड क्रॉस को बड़ा टिप्स पे रखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कोई दो वेक्टर का डॉट एंड क्रॉस करना है, तो डॉट करने के लिए हम क्या करते हैं जनरली, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो किसमें डॉट में क्या आता है, कॉस थीटा की साइन थीटा, कॉस थीटा। अच्छा सेकेंड चीज, ए डॉट बी करने से जो आया है वो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा, ये चीज़ हमेशा स्केलर होगा। स्केलर में डायरेक्शन की नीड पड़ती है क्या, तो सिंपल मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बट जब क्रॉस करोगे तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर डायरेक्शन की तो नीड पड़ेगा, ए मोड बी कॉस थीटा करोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा जब करोगे तो यहाँ पे तो डायरेक्शन की नीड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर आने वाला है सपोज पी वेक्टर आने वाला है, तो ये क्या है, इसका तो डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो तुम इजीली निकाल लोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे उसको देख रहे हैं हम। तो मान के चलो कभी कोई इसका, जैसे एक तुमने पढ़ा होगा टॉर्क, अभी जैसे टॉर्क होता है तो टॉर्क को देखो समझो कैसे टॉर्क में होता है। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला देखोगे, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एफ वेक्टर, यही होता है। आर क्रॉस एफ लिखते हैं, तो जैसे ही क्रॉस दिखा, आर क्या है पोजीशन वेक्टर है, एफ क्या है फोर्स है, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा, क्लियर, आर एफ साइन थीटा। अब देखो आर और एफ के क्रॉसपोंडिंग टॉर्क का डायरेक्शन कैसे आएगा, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, मान के चलो पहले टॉर्क होता है क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो ये हमारा एक्सिस है, किसी का एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है ये, जैसे मान के चलो इस पे यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स, और ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, वही इस पॉइंट पे इसके ए ओ आर के क्रॉस टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये टॉर्क कहाँ पे हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको। जैसे मान के चलो क्या होता है, जैसे नॉर्मल कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है, लिनियरली मोशन करता है, तो टॉर्क की वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, एंगुलर जो रोटेशन आता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, एंगुलर मोशन आता है, एंगुलर मोशन। जैसे मान के चलो कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, तो वो किससे रोटेट कर रहा है, फोर्स की वजह से। मान के चलो किसी चीज़ को हमें रोटेट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और इफेक्ट किसके अबाउट दिखता है, इसके अबाउट, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अबाउट, ए ओ आर के क्रॉस। तो ये डिस्टेंस मुझे आर का वेक्टर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखोगे एफ किधर लग रहा है, एफ तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो एफ का डायरेक्शन क्या लगेगा, माइनस जे कैप, एफ तो निगेटिव एक्सिस में है, आर किधर लग रहा है पॉजिटिव में, तो इसको क्या लिखोगे, आई कैप। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं क्रॉस में आई क्रॉस जे क्या होता है, 1 होता है, तो इसको के कैप लिख सकते हो ना, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगा, डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। आई और जे का जो प्रोडक्ट करने पे जो आ रहा है 1, उसको हमने के कैप लिख दिया।
के कैप का मैग्नीट्यूड 1, बट डायरेक्शन इस दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे आई क्रॉस जे करना है, तो आई क्रॉस जे करते तो हमें क्या आ जाता, के आ जाता, बट यहाँ पे आई क्रॉस माइनस जे कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस माइनस जे कर रहे हैं, माइनस के कैप आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, तुम्हें पता होना चाहिए सो डायरेक्शन कैसे निकालना है। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले में जाए, जैसे अभी तुमने वो पढ़ोगे, जैसे अभी एक है डाइपोल वाला, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या एक्सप्रेशन बनता है, जैसे टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई आता है कि नहीं आता। पी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, टॉर्क होगा। तो डायरेक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो पहले, देख लो ध्यान से पी किधर आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, मान के चलो जे कैप आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो किधर है, मान के चलो के कैप आ गया, तो जे क्रॉस के क्रॉसपोंडिंग ही क्या आ जाएगा, टॉर्क आएगा। तो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप। यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते हो तो आई कैप जे कैप के कैप, ये एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे क्या दे देगा, के, जे क्रॉस आई दे देगा आई, बट क्लॉकवाइज करे तो क्या होगा, जे क्रॉस आई माइनस के। अगर क्लॉकवाइज करे जे क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा, माइनस के। इसी तरह आई क्रॉस के तो माइनस जे। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई है, तो क्या इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई इक्वल टू ई क्रॉस पी, सही है, नहीं लिख सकते हैं, क्या फ़र्क आएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंजेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन था किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये मतलब जो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट है, तो इसको जो है बढ़िया से आगे वाला फिजिक्स जो है कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आई थिंक अब क्वेश्चन तो हो जाएगा। वो डीपी, हाँ उसको सॉल्व करके देखना, उस डीपीपी को सॉल्व करके देखना, बाकी इसको नेक्स्ट टाइम हम करेंगे।